क्योंकि m P के समतुल्य राशि है। P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर आप थोड़ा सा भी याद करें तो आपसे कहा गया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P स्थिर वैद्युतिकी के समय निर्धारित करता है कि निकाय द्विध्रुव है या नहीं। मतलब P है तो निकाय द्विध्रुव कहलाएगा, और P नहीं है तो आप निकाय को द्विध्रुव नहीं कह सकते। क्लियर? एग्जैक्टली ठीक इसी प्रकार जो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है वह किसी के चुंबक होने का प्रमाण है। अर्थात अगर सिस्टम के पास M है तो आप सिस्टम को चुंबक बोलेंगे। अगर सिस्टम के पास M नहीं है तो सिस्टम चुंबक नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कुछ अरेंजमेंट आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो S से N की तरफ दिखाते हैं डायरेक्शन, तो ये M ये M और ये M। मान लीजिए किसी सिस्टम में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इस तरह से अरेंज है, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये दिशा से बता रहा हूं सब, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा S से N की ओर, है ना। तो किसी सिस्टम में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अरेंजमेंट आपको जैसे मैंने दिखाया इस तरह से है। यहां देखो परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, सदिश राशि है ना। यहां पे देखो ये बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, ये बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, ये बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, तो इसका भी परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। ये दोनों ही निकाय चुंबक नहीं है, ये दोनों विचुंबक हैं। इनको आप चुंबक कह ही नहीं सकते। अब आप समझ गए होंगे, जैसे अपने घरों में लोहे की वस्तुएं होती हैं, चुंबक नहीं है, तो क्या उनके पास या उनके मॉलिक्यूल के पास चुंबकीय आघूर्ण नहीं है? लेकिन जो उनके मॉलिक्यूल यानी अणु के पास, परमाणु के पास जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका अरेंजमेंट लोहे के अंदर इस तरह से है। इस तरह से होने के कारण स्वाभाविक रूप से वह अपने चुंबकत्व को शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। अब देखो, ये जैसे मान लो लोहे की वस्तुएं कोई सी भी देख लो, ये देख लो, है ये एक जगह दिखाता हूं, ये डायरेक्शन मैंने S से N दर्शाई है ना, ये सब में SN है। एक बार चलो दिखाता हूं, अच्छा डेकोरम आ जाता है ऐसे दिखाने से, तो मैं आपको फिर कुछ समझाता भी हूं। ये S और ये N छोटे छोटे लिख दिए मैंने। तो ये सब 6 अणु हैं या परमाणु हैं। इन 6 के 6 पास M है, लेकिन पदार्थ के पास M नहीं हो, क्योंकि पदार्थ में इन 6 का जो अरेंजमेंट देख रहे हैं उनका परिणामी M क्या आ रहा है? 0। परिणामी M 0 आ रहा है, तो पदार्थ तो चुंबक नहीं है। चलो सब ये बात आपके समझ में आ गया कि अणु के पास तो चुंबक है, अणु के पास तो है, हर अणु के पास दिखा रखा है मैंने, इधर 4 के पास दिखा रखा, 6 के पास, लेकिन पदार्थ के पास चुंबक नहीं है। तो आप ये ध्यान रखो कि अणु के पास चुंबक है पर पदार्थ के पास हो ये जरूरी नहीं। अब आप क्या करें, अब देखो सीन देखें आप, एक मैं दिखाया था, या आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया आपने, या आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र दिख ही रहा है N से S की ओर, ये तो अपन जानबूझ के दिखा रहे हैं। अब उसमें ये रख दिया आपने, अब इस पदार्थ के हर अणु पर बल लगेगा। S किसको अट्रैक्ट करेगा?
कलर चेंज कर लो ना, वो अट्रैक्टिव लग जाएगा आपको और शानदार समझ में आ जाएगा, तो मैं कलर चेंज है ना। अब देखो ये अणु नंबर 1, ये देखो इसका NS की तरफ आ गया, अणु नंबर 1 का क्लियर हो गया। अणु नंबर 2 को देखो, ये देखो सबका N S की तरफ। अणु नंबर 3 को देखो, ये देखो। अणु नंबर 4 को देखो, 5वें अणु को देखो और 6ठे को देखो। अब बोलो क्या हुआ? अब सभी अणुओं का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M किसकी दिशा में हो गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया। अब M इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पदार्थ अब क्या हो चुका? अब पदार्थ चुंबकित हो चुका है। अब आप, मेरा ख्याल है इस बात को समझ गए होंगे कि जो हमारे घर में लोहे की वस्तुएं वगैरह होती हैं, मतलब जो चुंबक नहीं है, तो क्या उनके पास चुंबक है ही नहीं? नहीं, उनके पास चुंबक तो है, लेकिन उनके अणुओं का चुंबकीय आघूर्ण इस तरह से अरेंज है, जिसका परिणामी क्या हो गया? 0। और परिणामी 0 होते पदार्थ लोहा ही रह गया, चुंबक बना नहीं। लेकिन जैसे आप उस पदार्थ के पास चुंबक लेकर आए, चुंबक चुंबकीय बल आरोपित करेगा तथा चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण करेगा। किसकी दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जैसे आप देख रहे हो। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण होने लग जाता है और पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो जैसे आलपिन चुंबक से टच करा दो, तो आलपिन में पहले तो ये अरेंजमेंट था, पर चुंबक से टच कराते या चुंबक पास में लाते ही चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण हो जाता है और आलपिन चुंबक बन जाती है। ऐसे कोई पेचकस है, वह चुंबक के टच में आया, चुंबक के टच में आने के बाद पेचकस चुंबक बन जाता है ना? क्यों बन जाता है? उसका जवाब तो M है तो निकाय चुंबक है, M नहीं तो निकाय चुंबक नहीं माना जा सकता है। अब बच्चों ये तो हुई किसके बारे में बात? दंड चुंबक के बारे में बात। दंड चुंबक की सारी बात कहां से उठानी है आपको? स्थिर विद्युत की से। अब बात करें B, धारावाही लूप के लिए, है ना? तो मैंने कहा था कुछ टॉपिकों में दंड चुंबक भी चलेगा और धारावाही लूप। अब धारावाही लूप के लिए कुछ नया करना ही नहीं, क्योंकि ये तो आपने पहले से पढ़ा। धारावाही लूप में आपको पढ़ा तो रखा है, M बराबर NIA, पढ़ा लिखा लिखा रखा आपको, है ना? आपको जब शुरू में अक्ष पर वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, वहां भी एक बार बताया था, और एक बार आपको बल आघूर्ण के समय बताया कि NIA को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना? जब बात तक देखो, N तो नंबर ऑफ टर्न है यानी घेरों की संख्या है, I धारा यानी एम्पियर, A क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी परिभाषा धारावाही लूप में जैसे लिख रहा है वैसे दे दो। धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण, फेरों की संख्या कैपिटल N, कुंडली में प्रवाहित धारा कैपिटल I, व उसके तल के क्षेत्रफल कैपिटल A के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब आप मेरी बात को समझ गए कि धारावाही लूप वाले टॉपिक पढ़ रखे, उन्हें ऐसा कैसा लिखना होता है, और दंड चुंबक के टॉपिक की स्थिर विद्युत की से नकल करनी होती है। अब सब इसकी दिशा के बारे में अपन ने चर्चा नहीं की थी। धारावाही लूप भी चुंबक है, दंड चुंबक के तो पीछे ही चुंबक लिख रहा है ना? तो उसमें तो उसको तो बार बार कहने से कोई मतलब ही नहीं। इसके पास भी देखो M मिल गया, M जिसके पास है वो चुंबक है, अब कहने की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे धारावाही लूप में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो ये देखने वाली बात है, थोड़ा सा इसको अपन देखें, है ना? इससे अगला टॉपिक जुड़ेगा। ये धारावाही लूप है,
ये धारा की दिशा दिखा दी मैंने, है ना, क्लियर। धारा की दिशा के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर धारा एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऊपर धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपरी तल जो है वो उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, क्लियर। इसका मतलब निचला जो तल है वह जिसमें धारा क्लॉकवाइज है वो दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो सब एन और एस धारावाही लूप के पास भी होते हैं। अब धारावाही लूप है, इसमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अक्ष के अनुदिश एस से एन की ओर होती है। कहां से? एस से एन की ओर। इससे आप डायरेक्ट दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से भी निकाल सकते हो। देखो, मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाती हैं और अंगूठा लूप के या अक्ष की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को दर्शाता, वो एस से एन निकला। तो सब धारावाही लूप के पास भी एम है, उसकी दिशा अक्ष के अनुदिश एस से एन की ओर। ये सब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण खत्म। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ने अब एक ऐसी जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा कर दी जिसको पढ़ना जरूरी है। देखो, लूप तो सब जगह बनता है। आप एक एटम में देखो, एक परमाणु में देखो, तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन आवेश है, हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और हमने धारा विद्युत की चैप्टर में इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न धारा निकाली, कक्ष में निकाली, प्रथम कक्ष में निकाली हाइड्रोजन के में। तो ये तो हम जानते हैं परमाणु की नाभिक के चारों ओर की प्रत्येक कक्षा एक धारावाही लूप का या धारावाही लूप की भांति व्यवहार करती है। और धारावाही लूप की भांति व्यवहार करती है तो उसके पास एम होना चाहिए, मतलब प्रत्येक धारावाही लूप चुंबकीय आघूर्ण रखना चाहिए, चुंबक की भांति व्यवहार करना चाहिए। ये सच है या नहीं है, अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक बहुत बेसिक टॉपिक कहूंगा मैं इसे, इंपॉर्टेंट तो इसलिए नहीं कहूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो अब आजकल बच्चे मानते हैं कि एग्जाम में आता है वो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में नहीं आता वो इंपॉर्टेंट नहीं। आजकल कुछ समझ इस तरह की चल चुकी है। आज के 10 साल पहले ये समझ चलती थी कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट। तो ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं अपन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, है ना साहब। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, भाई पता तो पड़ी गया अपने को कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं धारावाही लूप की भांति व्यवहार कर रही है ना। तो इससे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की, बहुत बेसिक टॉपिक हो गया ये, कक्षीय। इसका मतलब चक्रण की बात नहीं करनी अपने को, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, है ना सर, चुंबकीय आघूर्ण, है ना। बड़ा बेसिक टॉपिक है, छोटा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो पहले सब जैसे ये तो अपन ने बना दे न्यूक्लियस, थोड़ा सुंदर चित्र बनाऊं, मेरे को मजा आएगा। ये पॉजिटिव तो अपन ने न्यूक्लियस दर्शा दिया, है ना, कलरफुल, है ना। और ये मान लो कोई ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट कहना तो कोई जरूरी नहीं है। और ये दर्शा दिया आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं अपन। ये एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेलोसिटी स्पर्श रेखा से बता दें, ये कैपिटल वी से मैंने इसकी वेलोसिटी बता दी, ये सब। अब अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन और धारा दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो धारा की दिशा बता देता हूं, है ना, फिर टॉपिक चालू करूं। अभी टॉपिक चालू नहीं किया मैंने। ये सब धारा की दिशा
इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत। अब आ जाओ टॉपिक की तरफ, है ना। अब यहां पर देखो ये साफ कह रहा है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं, स्पिन की बात नहीं करें। इलेक्ट्रॉन दो मोशन करता है, चक्रण भी करता है और चक्रण के साथ साथ कक्षीय गति भी करता है। हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर, तो हम डाइवर्ट ही नहीं हो, है ना, हमें डाइवर्ट होने की जरूरत ही नहीं है ना। तो सब परमाणु में दो ऐसे कंपोनेंट है, दो ऐसे घटक हैं जिनकी गति धारावाही लूप का निर्माण कर सकते। हम ये तो जानते हैं धारावाही लूप है तो मैग्नेट तो है ही, ये तो हम पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं कि धारावाही लूप है तो मैग्नेट है। तो दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो धारावाही लूप का निर्माण करते हैं। एक कंपोनेंट तो है नाभिक, और दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन। दो कंपोनेंट हैं जो धारावाही लूप का निर्माण करते हैं। अब बात को समझें। नाभिक का जड़त्व, इनर्शिया, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अपन बल्कि कहते ही हैं, केमिस्ट्री में भी कहते हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, वह समस्त धनावेश नाभिक के अंदर होता है। ये तो हम कहते ही हैं, उसमें कोई नई बात। तो नाभिक का द्रव्यमान अर्थात जड़त्व इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक है। इसे नाभिक के घूर्णन को हम अवॉइड करते हैं। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना। ठीक है, नाभिक की बात मत करो, नाभिक की बात करना बेकार है। तो फिर धारावाही लूप का निर्माण कौन करता है? सीधी सी बात है, फिर धारावाही लूप का निर्माण कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन की भी दो गतियां हैं, स्पिन एंड ऑर्बिटल। इसके पास भी दो गतियां हैं, है ना, चक्रण भी है और कक्षीय गति भी है। चक्रण और कक्षीय गति दोनों ही चुंबकीय आघूर्ण पैदा करेंगे। लेकिन हम टॉपिक पर ही केंद्रित रहें तो हम चक्रण पर डिस्कस ही नहीं करें ना। अपन क्यों डाइवर्ट हो, अपन तो कक्षीय गति की बात करें। क्लियर सर? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की हमें कैलकुलेशन करनी है। दाएं बाएं जाओ ही मत, उधर जाना ही नहीं, अपने को दाएं बाएं की तरफ जाने का कोई मकसद ही नहीं है ना। तो सब ये मैंने आपको दिखाई दी, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, ये आर त्रिज्या के वृत्ताकार में नाभिक सेंटर में दिखाई दिया। एक इलेक्ट्रॉन है, विवेक से गति कर रहा है, धारा आई प्रवाहित है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नाभिक से गुजरने वाली अक्ष के अनुदिश, जो दाएं हाथ के नियम से निकालनी थी, जो अभी बताया था। तो सब धारावाही लूप तो निर्मित कर रहा हो, तो टॉपिक लेके बैठने का मतलब ही यही है, हम टॉपिक ही इस बिहाफ पर लेके बैठे हैं। तो एक परमाणु में नाभिक के चारों तरफ की कक्षाएं धारावाही लूप की भांति व्यवहार करती हैं। जो सिचुएशन दे रखी है उसमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIS है ना, NIS है। अब देखे जाओ यहाँ पे सब लूप का संख्या तो एक है, तो n बराबर तो 1। I धारा, धारा E/T लिख दें। धारा किसके कारण? इलेक्ट्रॉन की गति, आवेश तो यहाँ E है, Q/T लिखते हैं ना अपन। Q/T की जगह मैंने E/T लिख दिया। मैंने आपसे कहा भी था जब धारा विद्युत की पढ़ाया था कि जब आवेश अपने पथ की पुनरावृत्ति करता है तो धारा सदैव एक चक्र में ही निकालते हैं। मैंने कहा ना, चुंबक के चक्कर में, विद्युत धारा वाले टॉपिक में प्रारंभ में कई चीजें पढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, या उसको बदकिस्मती कहो, कि वो वहां पढ़ा देते हैं तो यहां ध्यान नहीं रहती। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि साहब हमने एक न्यूमेरिकल करवाया है जानबूझकर,
उसमें बताया बोला है, अगर आप एपिसोड उठा के देखेंगे धारा विद्युत की का, तो उसमें बोला है कि जब भी आवेश अपने पथ की पुनरावृत्ति करे धारा सदैव एक चक्र में निकाली जाती है। तो I बराबर Q अपॉन टी, टी यहाँ पर एक चक्र, क्योंकि पथ की पुनरावृत्ति हो रही है ना, एक आवर्तकाल, आवेश Q की जगह ही से है ना। ए पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या का वृत्ताकार पद बता ही रखा है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण m बराबर n का मान 1 हो ही गया, ये E अपॉन टी और ये अपन ने रख दिया पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि आवर्तकाल एक चक्कर में लगा समय, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बटा वेग, वेग दिखाई रखा मैंने 20 से, यानी धारावाही लूप या यूं कहते हैं कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण E, टी की जगह आप लिख दो 2 पाई आर अपॉन वी, भी ऊपर चला गया, इंटू पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर ओनली आर बचता है, नीचे केवल 2 बचता है, यानी m बराबर EVR अपॉन 2। अब देख लो साहब, आप एक खास बात देखो, है ना, खास बात देखो आप, E 0 नहीं है, कक्षीय वेग 0 नहीं है, आपने बोर में निकाल रखा है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n, अनंत पे 0 होगा, ऑर्बिट में तो 0 नहीं है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी 0 आपने बोर में निकाल रखी है, Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर। तो साहब ना R 0 है, ना V 0 है, ना E 0 है, इसका मतलब नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन या कक्षा चुंबकीय आघूर्ण पैदा करती है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, यानी यूं कह रहे हैं आप कि परमाणु के पास चुंबक है। तभी तो सोमरफील्ड ने परमाणु पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव की बात की, और इसी के आधार पर फेराडे ने पदार्थों का चुंबकीय वर्गीकरण किया है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। तो साहब ये तो साफ दिख रहा ना कि परमाणु के पास m है, यानी चुंबक है। इसलिए परमाणु मतलब पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या तो प्रतिकर्षित होगा, उसे प्रतिचुंबकीय कहें, अल्प आकर्षित होगा उसे अनुचुंबक कहें, प्रबल आकर्षित होगा उसे लोह चुंबक कहें, कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि परमाणु के पास m है। यह भी आप समझ गए होंगे कि सोमरफील्ड ने मुख्य क्वांटम संख्या के बाद चुंबक से प्रभावित होने के लिए अन्य क्वांटम संख्याएं दर्शाई, बताई, तो परमाणु के पास m है, दिखता है। अब इस m को और पुख्ता करें, इसकी एग्जैक्ट ये पुख्ता वैल्यू के लिए थोड़ा सा और एक्सरसाइज करें, है ना। द्वितीय अभिग्रह से, बोर के सेकंड पोस्टुलेट से, सेकंड अभिग्रह क्या है, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अपन ने बोर में पढ़ रखा है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग H अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अपन VR की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो सब इसलिए वैल्यू ऑफ VR इज इक्वल टू कितना हुआ, NH अपॉन 2 पाई स्मॉल m, है ना। तो ठीक है साहब, एक से एक में रख दें, x से m इज इक्वल टू E अपॉन 2, है ना। VR की वैल्यू कितनी रखोगे आप, NH 2 पाई m। देखो H कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट है ना। इसके अलावा E कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 2 पाई कांस्टेंट है, यानी देखो m बराबर n को बाहर निकाल लेता हूं। अब देखो E कांस्टेंट, H कांस्टेंट, 2 इंटू 4 कांस्टेंट,
पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। अब देखो सर, यहां ई एच अपॉन 4 पाई एम, इसका मान कैलकुलेट करोगे तो आएगा 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। इसे आप कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ये चुंबकीय आघूर्ण का एक मात्रक है जो क्या कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण का एक मात्रक है। तो सब इसलिए m बराबर क्या रख दूं मैं, n, और इस पूरी वैल्यू को जिसको अपन ने ये क्लोज कर रखा है, इस पूरी वैल्यू को मैंने लिख दिया बोर मैग्नेटॉन म्यू पी, है ना। m का मात्रक आप जानते हो एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो n बराबर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी ऑर्बिट का नंबर है, प्रथम द्वितीय, है ना। अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं, n बराबर 1, तो m किसके बराबर आता है, बोर मैग्नेटॉन के बराबर। मतलब परमाणु की प्रथम कक्षा में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। और वो कितना होता है, प्रथम कक्षा में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस, कम है, लेकिन परमाणु के अंदर चुंबक है। चुंबकीय आघूर्ण होने का मतलब चुंबक होना ही है, सीधा सीधा। इसमें कोई किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है, सीधा सीधा चुंबक है। कोई आप देख लो सामने, है ना। तो सब द्वितीय कक्ष में दुगना, तृतीय कक्ष में तिगना, मतलब परमाणु के पास m तो है। तो सब ये एक बहुत बड़ा आपको प्रूफ दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। क्लियर साहब। अब अपने पास समय तो वैसे 10 मिनट बचा है, मुश्किल से 10 मिनट बचे हैं, तो अब ज्यादा समय तो है नहीं। एक टॉपिक अपन नया इसमें डाल नहीं सकते, नए टॉपिक को कूदा नहीं सकते, है ना। इसको एपिसोड को यहीं एंड कर देते हैं। जो कोई टॉपिक लेके बैठेंगे वो अपन से पूरा नहीं हो पाएगा ना। तो बच्चों बस आज इतना ही, बाकी फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।